नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ, जिसमें हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों को कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो भारत की नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है पानी के बहाव के आधार पर। पहला है हमारी सदाबहानी नदियाँ और दूसरा है हमारी मौसमी नदियाँ। सदाबहानी नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो वर्ष भर बहती रहती हैं और उत्तर भारत की विशेषकर नदियाँ हमारी सदाबहानी नदियाँ होती हैं। दूसरा है हमारी मौसमी नदियाँ। मौसमी नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी विशेष मौसम के आधार पर ही बहती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वे ज़्यादातर हमारी मौसमी नदियाँ हैं। सदाबहानी नदियों की बात करें तो सदाबहानी नदियों में आती हैं हमारी सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कोशी। मौसमी नदियों में आती हैं हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। और पूर्वी रति नदियां वे होती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो उन नदियों में आती हैं हमारी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोशी, सतलुज और गंगा। आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो तिब्बत में एक मानसरोवर झील है जिसके पास में चेमा युंगडुंग नामक एक ग्लेशियर पड़ता है। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी यहाँ से पूर्व की ओर बहते हुए जम्मू कश्मीर में दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और भारत के पर्वतीय भागों में बहती हुई यह जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि तिब्बत से जम्मू कश्मीर तक कैलाश श्रेणी का विस्तार है और यहाँ पर ये जो सिंधु नदी है वो पर्वतीय भागों पर बहती है। चिल्लास से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर आगे जाकर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अटक। अटक से जो सिंधु नदी है ये हमारे धरातल पर प्रवेश करती है। आगे जाकर सिंधु की सहायक नदियां जो कि हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये आगे जाकर मिठनकोट पर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद में सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यानी कि अगर हम सिंधु नदी के मुहाने की बात करें तो अरब सागर सिंधु नदी का मुहाना है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां जो कि हैं हमारी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि जैसे मानो यह आपकी सिंधु नदी है और यह इस प्रकार बह रही है। जो नदियां बाईं ओर से इस नदी में आकर मिलेंगी वो कहलाएंगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी या फिर बोल सकते हैं बाईं ओर की सहायक नदियां। और जो नदियां हमारी राइट की तरफ से आकर सिंधु नदी में मिलेंगी या किसी नदी में मिलती हैं वो हमारी कहलाती हैं राइट ट्रिब्यूटरी या फिर हम बोल सकते हैं दाईं ओर की सहायक नदियां। तो ये हमारी सिंधु नदी है जिसका बहाव इस प्रकार है और यह हमारी पूर्व की ओर बह रही है। और इसमें अगर हमारी जो नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये जो नदियां हैं ये हमारी बाएं ओर की तरफ से इस सिंधु नदी में मिलने वाली हैं। इसीलिए हम इन्हें कहेंगे बाईं ओर की सहायक नदियां या लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यानी झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के लगभग समांतर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे जाकर यह जुंग नामक स्थान पर चेनाब नदी से मिल जाती है। अगर हम झेलम नदी के पुराने नाम की बात करें यानी कि पहले झेलम नदी को विदिशा नाम से जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं चेनाब नदी के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में बताया और उन्हीं में से एक दर्रा था बाड़ा लाचारा दर्रा जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आता था। और इसको मैंने आरबीसी हिमाचल प्रदेश यानी कि मैंने एक जो ट्रिक बताई थी आरबीसी, आर मतलब रोहतांग दर्रा, बी यानी बाड़ा लाचारा दर्रा और सी यानी सिपकिला दर्रा, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे थे। तो उन्हीं में से एक प्रमुख दर्रा है बाड़ा लाचारा दर्रा जहाँ से हमारी चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चिनाब नदी है वो बाड़ा लाचारा दर्रा से दो प्रमुख धाराओं के रूप में निकली। जिस एक धारा का नाम था चंद्रा, दूसरा का नाम था भागा और यह आगे जाकर हिमाचल में दंडी नामक स्थान पर मिलकर आगे चिनाब नदी के नाम से जाने लगी। उसके बाद में जो चिनाब नदी है वो हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए
पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और उसके बाद बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से, यानी कि जो रोहतांग दर्रा है वो कांगड़ा जिले में पड़ता है, वहां से हमारी रावी नदी जो है उसका उद्गम स्थान है। और ये हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब को क्रॉस कर कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे जाकर यह चिनाब नदी में मिल जाती है। अगर हम चिनाब नदी के पूर्व नाम की बात करें तो असली का जो पूर्व नाम था वो था अस्कनी। अस्कनी नाम से पहले चिनाब नदी को जाना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं व्यास नदी। रोहतांग दर्रे के समीप एक व्यास कुंड पड़ता है जहां से व्यास नदी का उद्गम हुआ है। व्यास नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में सतलुज नदी में आकर मिलती है। व्यास और सतलुज नदी के संगम पर ही एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। उसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जिसका नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक और झील पड़ती है जिसका नाम है राकसताल झील। यहाँ से सतलुज नदी का उद्गम हुआ है और यह यहाँ से पूर्व की ओर बहते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा के समीप से होते हुए फिर ये हमारे पंजाब में जाती है। पंजाब में जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा व्यास नदी है वो पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है और यहीं पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। और आगे जाकर यह चिनाब नदी में मिलकर और ये सारी नदियां पाकिस्तान में मीठनकोट नामक स्थान पर मिलती हैं और उसके बाद में ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। उससे पहले बात करते हैं जो हमारा हरिके बैराज है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है जो हमारी भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसका पूर्व नाम यानी कि पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। इस नहर परियोजना से पंजाब और राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ मिला है क्योंकि जो पहले राजस्थान के लोग थे उन्हें पेयजल के लिए भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन इस नहर के बन जाने के बाद में उनकी पेयजल और सिंचाई की जो समस्याएं थी वो दूर हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं इन सहायक नदियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो पाकिस्तान में है, यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सिंधु की ऐसी सहायक नदियां कौन सी हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, तो खैबर, गोमल, तोची, कुर्रम ये कुछ पाकिस्तान की नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सहायक नदियों के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देख रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ नागल परियोजना। हम जानते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है भाखड़ नागल परियोजना। और ये जो भाखड़ नागल परियोजना है यह हमारी सतलुज नदी पर बनी है, यानी कि जिससे हमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को इससे लाभ मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह हमारी सतलुज और व्यास नदी के संगम से निकलकर, यानी कि हमारी हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को इससे लाभ मिल रहा है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें से जो पंजाब में इसकी लंबाई है 132 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। व्यास परियोजना यानी कि जो व्यास परियोजना है अब वो बनाई गई है व्यास नदी पर, जिससे हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं भाखड़ा बांध। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है हमारा टेहरी बांध। अगर हम दूसरे सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो वो है हमारा भाखड़ा बांध जो कि सतलुज नदी पर बना है और यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 226 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि सतलुज नदी पर कौन कौन से नगर बसे हैं तो हमारा फिरोजपुर और लुधियाना सतलुज नदी पर बसे हुए नगर हैं। झेलम नदी पर पड़ता है श्रीनगर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। उसके बाद में जो सिंधु नदी है वो गॉर्ज का निर्माण करती है जो कि पाकिस्तान में बनता है। अटक नामक यानी कि पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है अटक, वहां से जो सिंधु नदी है वो धरातल पर बहती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। जैसे मैंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन जो है वो 31 मार्च 1958 को हुआ, जबकि नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका सबसे पहले नाम था राजस्थान नहर, लेकिन नवंबर 1984 से इसका नाम बदलकर रख दिया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब हमने सिंधु नदी की बाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में तो बात कर ली और उनकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं कुछ सिंधु नदी की दाईं ओर की कुछ सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्योक नदी। ये हमारी सिंधु नदी है जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका है। सियाचिन ग्लेशियर यानी कि यहाँ पर
सियाचिन ग्लेशियर के पास में एक ग्लेशियर है रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर से जो हमारी ये श्योक नदी है, श्योक नदी निकली है। श्योक नदी जो है वो आगे जाकर जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद में एक नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकली है, जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी श्योक नदी में मिलती है। अगर आगे बात करें तो पाकिस्तान में एक नदी है जिसका नाम है काबुल नदी, जो कि अफगानिस्तान से निकलती है, और वहीं से एक अलग साइड से निकलती है कुनार नदी। कुनार नदी आगे काबुल में मिल जाती है, और उसके बाद में यह नदियां आकर हमारे सिंधु नदी में मिल जाती हैं। एक नदी जो हमारी पाकिस्तान से निकलती है जिसका नाम है स्वात नदी, सिंधु में मिल जाती है। कुनार नदी और स्वात नदी के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर हमारे गेहूं और गन्ना की जो फसल है वो अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। इस क्षेत्र को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो गेहूं और गन्ना है उसकी उत्पादकता बहुत होती है। एक हमारी नदी आती है जो कि अफगानिस्तान से, जिसका नाम है गोमल नदी। गोमल नदी आकर हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है, और पाकिस्तान से कुंडार और झोप नदी जो है वो हमारी सिंधु नदी में मिलती है। और यह सिंधु नदी आगे जाकर यहाँ पर मीठन कोट में मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मीठन कोट में यहाँ कुछ बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं जो आकर मिलती हैं, और आगे जाकर यह हमारी अरब सागर में गिर जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। गुड बाय दोस्तों।